12 हाउस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। 12 हाउस इज हाउस ऑफ लॉस। ये दोस्तों हानि का भाव है, ये लिबरेशन का भाव है, मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है। 12 हाउस दोस्तों मोक्ष प्रोवाइड कर सकता है आपको। ये व्यय भाव है, खर्चों का भाव है। 11th हाउस इनकम सोर्स आने का भाव होता है, आपकी सारे कामनाओं की पूर्ति का भाव होता है। यूनिवर्स से आपकी आस्क, आपकी मैनिफेस्टेशन, वो है 11th हाउस। और उसका व्यय, क्योंकि 11th हाउस अशुभ भाव माना जाता है इसलिए क्योंकि ये जो है मेटेरियलिस्टिक डिजायर से फुल के प्रति प्रेरित करता है, अटैच करता है, आपको मेटेरियलिस्टिक बनाता है। इससे मुक्ति नहीं होती, ये बांधता है, ये लिबरेशन प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ये बांधता है। इसीलिए 11th हाउस अशुभ भाव माना जाता है क्योंकि बांधने का काम करता है। 11th हाउस के बाद आता है दोस्तों 12 हाउस। वो दिखाता है ये जैसे 11th हाउस बांधता है तो 12 हाउस उसका मुक्ति है। 11th हाउस इनकम है तो उसका खर्च है 12 हाउस। अगर इनकम का भाव है, इनकम आने का भाव है 11th हाउस, तो उसका खर्च दोस्तों 12 हाउस है। 12 हाउस खर्चा करवाता है, व्यय भाव है। 12 हाउस इज हाउस ऑफ मोक्ष, हाउस ऑफ लॉस। ओके, अगर आपकी मेटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल होती है, आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, तब जाकर आप जो है मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, इसका अर्थ है। ये बहुत गहरा रहस्य है। अगर 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस धर्म भाव है। 10th हाउस दोस्तों कर्म भाव है, धर्म कर्म। उसके बाद 11th हाउस दोस्तों अर्थ, पैसा आने का भाव है। ओके, एंड देन मोक्ष, धर्म कर्म अर्थ एंड मोक्ष। ओके, तो धर्म भाग्य, भाग्य भाव है, इसका सपोर्ट चाहिए। 10th हाउस दोस्तों कैरियर है, आपका प्रोफेशन है, जहाँ से एक्चुअल में पैसा आता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों जो 12 हाउस होता है वो मोक्ष त्रिकोण में माना जाता है। 1, 5 और 9 ये हो गया धर्म त्रिकोण। ये लग्न 5th हाउस एंड 9th हाउस धर्म त्रिकोण है। ये सबसे शुभ भाव में से एक है, 1, 5 और 9, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है। उसके बाद दोस्तों होता है अर्थ त्रिकोण, जैसे 6, 2, 6 और 10, ये हो गया अर्थ त्रिकोण। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है। ओके, एंड इनहेरिटेंस से जो प्रॉपर्टी आती है उसको भी दिखाता है। एंड 6 हाउस दोस्तों शत्रुओं से लड़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता, कर्ज से लड़ने की क्षमता और डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन को दिखाता है 6 हाउस। तो 2, 6 हो गया, फिर 10 आपका प्रोफेशन, जहाँ जॉब करते हैं, कैरियर, आपका स्टेटस, पब्लिक में जो डील करते हैं, कैरियर में जो कुछ भी करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में पैसा यहाँ से आता है, 2, 6 एंड 10। ओके, क्योंकि ये जो है अर्थ त्रिकोण है, अर्थ कमाने का मार्ग है, पैसे कमाने का, इनकम का सोर्स है। इसके बाद दोस्तों आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, उसको बोलते हैं काम त्रिकोण। जैसे हो गया 3, 7 और 11th। तो 3rd हाउस दोस्तों होता है वो एक्शन का होता है। ठीक है, 3rd हाउस जो आप एक्शन लेते हैं। एंड 7th हाउस आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पार्टनरशिप का होता है, सेक्सुअल यूनियन का होता है। ओके, तो तीसरा हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति का होता है, इनकम सोर्स का होता है दोस्तों। जो आपने अर्थ कमाने के लिए जो प्रोफेशन किया, जो कर्म किए, ओके, उसका जो है इनकम भाव है, आपकी कामनाओं की पूर्ति है। बेसिकली आप जब जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है आपकी कामनाएं हैं, आप वो आप जो गेन करते हैं, तो ये गेन वाला हाउस है 11th हाउस। ये दोस्तों काम त्रिकोण में आता है, 3, 7 और 11, इसीलिए अशुभ भाव भी माना जाता है क्योंकि अटैच करता है आपसे, ये आपको अटैच करता है। ओके, और उसके बाद आता है दोस्तों मोक्ष। मोक्ष त्रिकोण कौन कौन सा है? तो 4, 8 एंड 12 ये मोक्ष त्रिकोण है।
तो मोक्ष त्रिकोण जो है आपको मुक्ति प्रदान करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 हाउस किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों 12 हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉस, एक्सपेंडिचर, हानि, एक्सपेंडिचर आपका खर्चा, आइसोलेशन, एकांत। 12 हाउस एकांत है, आइसोलेशन है, फॉरेन लैंड, अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं, ओके, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो ये फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। 12 हाउस से एक्चुअल में अगर आप फॉरेन लैंड में बसना चाहते हैं, ओके, तो ये एक्चुअल जो हाउस है वो 12 हाउस माना जाता है। 12 हाउस दोस्तों फॉरेन सेटलमेंट का हाउस है। ये स्लीप का है, निद्रा का है, आप जो सोते हैं उसका है। उसके बाद आता है लीगल बेड प्लेजर। लीगल, अगर मैरिज के बाद दोस्तों, मैरिज के बाद जो लीगल बेड प्लेजर है उसे देखते हैं 12 हाउस से, ओके। इसके बाद होता है हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे कुछ मेजर बीमारी के बाद, मेजर बीमारी की वजह से अगर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो वो दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव होता है 12 हाउस। फिर होता है दोस्तों जेल, इम्प्रिजनमेंट, एसाइलम, बनवास। तो जेल, अगर आपको ये देखना है कि क्या आपको जेल होगी या हॉस्पिटलाइजेशन होगी, ऐसी कोई बीमारी हुआ जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ 12 हाउस से हम लोग देखते हैं। एसाइलम्स, उसके बाद दोस्तों मोक्ष, फाइनल जो होता है, पूरे लाइफ का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। इसको भी 12 हाउस से देखते हैं। स्पिरिचुअल रिट्रीट, सब कॉन्शियस माइंड। 12 हाउस आपके सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं। उसके बाद होता है डिटैचमेंट। 12 हाउस दोस्तों डिटैचमेंट का होता है। 11th हाउस अटैच करता है क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक गेन का है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति झुकाव करता है, यूनिवर्स से आस्क है ये, आपका आपका एफर्मेशन है, आप जो चाहते हैं। 11th हाउस जो है मैनिफेस्टेशन का होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का होता है, ओके। वहीं 12 हाउस दोस्तों ये होता है डिटैचमेंट का, सब कॉन्शियस माइंड का, स्पिरिचुअल रिट्रीट का, मोक्ष का भाव है, लॉस का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, एकांत भाव है, फॉरेन में सेटलमेंट है। एंड अगर फैमिली की बात करें तो 12 हाउस दोस्तों ये सारे फैमिली बंधन से डिटैच करता है। जैसे हर हाउस दोस्तों किसी न किसी पार्टिकुलर फैमिली मेम्बर को रिप्रेजेंट करता है, हर हाउस पार्टिकुलर फैमिली मेम्बर को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं 12 हाउस आपके फैमिली मेम्बर से, सारे फैमिली मेम्बर से डिटैच करेगा, डिटैचमेंट का हाउस है। डिटैच फ्रॉम फैमिली रिप्रेजेंट आइसोलेशन फ्रॉम ब्लड रिलेशंस। ये आइसोलेशन का है, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब सब चीज़ों से आप, हर फैमिली रिलेशन से डिटैच होंगे तब आपकी मुक्ति होगी। तो वो जो मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग 12 हाउस प्रशस्त करता है, ओके। अगर बॉडी की बात करें, हर एक हाउस किसी न किसी पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फीट को, लेफ्ट आइज़ को, ओके, लेफ्ट जो आइज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और लिम्फैटिक सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, लिंक टू विड्रॉल एंड सरेंडर। तो कौन कौन सा बॉडी पार्ट हो गया, लेफ्ट आइज, फीट एंड लिम्फैटिक सिस्टम, ओके। लिम्फैटिक सिस्टम में बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं बेसिकली। अगर माइंड सेट की बात करें तो ये डिटैच करता है, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर प्रेरित करता है आपको। ये प्राइवेट है, आपका प्राइवेट जगह है, ओके। इनवर्ड फोकस, आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं, वो है 12 हाउस। ये नॉन मेटेरियलिस्टिक है क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में आता है। मेटेरियलिस्टिक डिजायर से डिटैच करता है, अलग करता है आप, ओके। ये दोस्तों कार्मिक क्लियरेंस का भी है। आप जितने भी कर्म करते हैं उससे मुक्त होना चाहते हैं, कार्मिक बंधन से मुक्ति, ये है दोस्तों 12 हाउस। लिबरेशन है, आपकी आज़ादी है, फाइनल लिबरेशन है,
फॉरेन रेसिडेंस है, स्लीप पैटर्न, आपकी स्लीप साइकिल कैसी होगी, उसका पैटर्न कैसा होगा, ये भी 12 हाउस से हम लोग देख सकते हैं। ओके दोस्तों, 12 हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो ऐसा माना जाता है कि आपका आत्मबल को कमज़ोर करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आत्मा है तो उसको कमज़ोर करता है, क्योंकि सूर्य एक राजा है और फॉरेन लैंड है 12 हाउस। फॉरेन लैंड में राजा अपनी शक्ति खो देता है, तो यहाँ पे सूर्य का मरण कारण स्थान है। मरण कारण स्थान का मतलब होता है कि सूर्य यहाँ पे फल ही नहीं दे पाता है, उच्च का हो नीच का हो अलग मैटर है, हालांकि डिपेंड करता है कि आपका लग्न कैसा है और लग्न के अकॉर्डिंग 12 हाउस में कौन सी राशि फॉल हो रही है, और उसके वहाँ पे सूर्य अगर बैठा हुआ है तो हो सकता है उच्च का हो। ओके, तो अगर उच्च का है, अच्छे पोजीशन में है, फिर भी सूर्य का तो यहाँ पे काम ही नहीं है। आप ये बताइए कि 12 हाउस का कौन सा ऐसा भाव है, कौन सा ऐसा कारक है जो सन के कार्य तत्व से मैच खाता है। अगर ये देखेंगे तो एक तो चलिए कुछ कुछ तो मैच खाता होगा, बट मोस्ट ऑफ द जो कार्य तत्व है वो मैच नहीं खाता। जैसे सूर्य भी दोस्तों धर्म, दान का प्रतीक माना जाता है, सन जो है दान का प्रतीक माना जाता है, तो कुछ कुछ तो कार्य तत्व ऑफकोर्स मैच करेंगे, बट जो मेन कार्य तत्व है उसका जो मेजर है, सूर्य अपनी शक्ति खो देता है 12 हाउस में जाकर। क्यों क्यों दोस्तों? क्योंकि 12 हाउस में सूर्य फॉरेन लैंड है, फॉरेन लैंड में शक्ति विहीन होता है। इसका मतलब ये है कि आत्मा का बल कमज़ोर हो जाता है। पराशर होरा शास्त्र और फल दीपिका का कथन है कि आत्मबल कमज़ोर होता है अगर सूर्य 12 हाउस में है तो। और ऑफकोर्स पिता से दूरी करता है ये, क्योंकि सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है और 12 हाउस डिटैचमेंट का होता है, तो 12 हाउस में सन आपसे पिता से भी डिटैच करता है। और गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य में तो वो बल रहा नहीं, तो फिर गुप्त शत्रु हावी रह सकते हैं। और अगर लाल किताब बोलती है कि अगर सूर्य कमज़ोर है बेसिकली, तो उस व्यक्ति को नींद खराब होती है, नींद में समस्या आती है और आंखों से रिलेटेड समस्या आती है, क्योंकि लेफ्ट आइज को भी रिप्रेजेंट। तो 12 हाउस में सूर्य आंखों की समस्या देता है और नींद में खराबी करती है, नींद अच्छा नहीं होता है। ओके दोस्तों, 12 हाउस में अगर सूर्य है तो नंदी नाड़ी ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये बताता है कि आपका आत्मनिरीक्षण बढ़ता है, ध्यान की प्रवृत्ति आती है। अगर वहीं 12 हाउस में चंद्रमा हो तो दोस्तों, चंद्रमा हो तो फल दीपिका का कथन है कि ऐसे व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं और सपना ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि 12 हाउस सपने दिखाता है। यहाँ पे 12 हाउस में चंद्रमा सपने दिखाता है, ज़्यादा सपने आते हैं, और ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं, कल्पना शक्ति प्रबल होती है इनकी, क्योंकि जो होता है चंद्रमा वो मन का कारक होता है, और चंद्रमा जो है आपको कल्पनाशील बनाता है, कल्पना करने की शक्ति देता है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 12 हाउस में अगर चंद्रमा है तो नींद में परेशानी क्रिएट करता है और खर्चा भी बढ़ाता है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड बनी है। ओके, तो लिक्विड मनी है तो अब खर्च भी कराएगा ना, तो घरेलू खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, 12 हाउस खर्च का होता है। वहीं अगर बुध हो तो दोस्तों, बुध अच्छा नहीं माना जाता है 12 हाउस में, क्योंकि बुध के मोस्ट ऑफ द कार्य तत्व अगर बात करें तो वो 12 हाउस के कार्य तत्व से मैच नहीं खाते। और बुध का यहाँ पे होना, ऐसे लोग गुप्त ज्ञान में तो निपुण होते हैं परंतु धोखा खाते हैं। ओके, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है, क्योंकि 12 पाइसिस है, जल तत्व की राशि है, इमोशनल राशि है, इमोशंस को बढ़ाने वाला राशि है। तो दोस्तों, इसमें बुध कैसे अच्छा हो सकता है? बुध इंटेलेक्ट का है, वो दिमाग से चलने वाला है, इमोशन से चलने वाला प्लैनेट नहीं है। तो काल पुरुष की कुंडली में अगर मीन राशि में है बुध, अगर नीच का है तो उसके तो फल होते ही हैं। नीच का बुध जो है अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बुध इमोशंस, इमोशंस नहीं, वो जो है दिमाग से चलने वाला है। बुध के लिए संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ये काम नहीं आती दोस्तों।
और बुध यहाँ पे खर्चा भी करवाता है, धोखा, ऐसे लोग धोखा खाते हैं, खर्चा करवाता है। और उनके माइंड, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो होता है बट यूटिलाइज नहीं कर पाते। बुध अगर में भी अगर अच्छी स्थिति में हो तब भी 12 हाउस में आकर बुध अपना प्रभाव, अच्छा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि 12 हाउस एक तो खर्चा करने का भाव है, ठीक है। और यहाँ पे जो उनकी मानसिक विकार उनके अंदर आ सकता है, क्योंकि इंटेलेक्ट, बुध इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्ट का लॉस आप ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों बुध यहाँ पे अच्छा नहीं होता। हालांकि उसकी इंटेंसिटी हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कौन सा लग्न है, लग्न के अकॉर्डिंग में भी बुध के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, बट ओवरऑल ऐसा माना जाता है कि बुध यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, मानसिक असंतुलन पैदा करता है, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा दिमाग नहीं चला पाते हैं, धोखा खाते हैं। लाल किताब बोलती है कि 12 हाउस में जो है मानसिक असंतुलन पैदा करता है, 12 हाउस में बुध। वहीं अगर शुक्र हो तो दोस्तों 12 हाउस लीगल बेड प्लेजर का भी होता है। और शुक्र जो होता है दोस्तों, वो लव, रोमांस और सेक्स का प्लैनेट माना जाता है। ओके, तो शुक्र का यहाँ पे होना ये अच्छा है। देखिए क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो भी हाउस है, वो हाउस का जो व्यय है, पूरे हाउस का जो व्यय है वो है 12 हाउस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों 12 हाउस में यहाँ पे अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? ये काम वासना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यौन सुख को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 हाउस में यौन सुख के बाद, यौन सुख के बाद की शांति वो दिखाता है 12 हाउस। ओके, तो अगर 12 हाउस में यहाँ पे शुक्र बैठा है तो ये दोस्तों एक यौन सुख के बाद की शांति को और गहरा करता है। इसीलिए 12 हाउस में शुक्र अच्छा माना जाता है। दोस्तों 12 हाउस में जो शारीरिक और मानसिक स्तर पर जो समर्पण होता है, शारीरिक और मानसिक स्तर पर जो समर्पण होता है वो भी तो हानि है। समर्पण कर देना मतलब शारीरिक और मानसिक हानि, इसी को बोलते हैं मोक्ष की अवस्था। बट इसको यौन संबंध से भी जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसके बाद की शांति ये एक ऐसी अवस्था है जो दोस्तों आत्मीय स्तर पर मुक्ति की ओर लेकर जाता है। यह भाव केवल शारीरिक सुख नहीं बल्कि सुख के बाद की गहरी शांति और आत्म विसर्जन का भाव है। इसीलिए हम लोग 12 हाउस को लीगल बेड प्लेजर के रूप में भी देखते हैं। ओके, तो शुक्र का यहाँ पे होना अच्छा होता है क्योंकि ये बेड प्लेजर, लीगल बेड प्लेजर मीन्स सेक्स के बाद की जो शांति है, यौन सुख के बाद, काम वासना के बाद की जो शांति है वो है दोस्तों 12 हाउस। तो शुक्र का यहाँ पे होना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि उसके बाद की शांति को रिप्रेजेंट करता है, काम वासना की पूर्ति करता है, काम वासना के बाद की शांति को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मंगल बैठा हो तो मंगल मतलब ऊर्जा, एनर्जी। तो मंगल का बैठना मीन्स ऐसे लोगों में काफ़ी एनर्जी होती है, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। तो ऐसे लोग यौन ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का कारक क्योंकि होता है मंगल। तो बेसिकली 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो ये आपकी यौन क्रियता में तीव्रता लाता है और उसके बाद थकान या शांति को दर्शाता है। तो 12 हाउस में दोस्तों क्योंकि एनर्जी का कारक है ना मंगल, तो उसमें इतना ज़्यादा तीव्रता लाएगा, उसके बाद थकान, उसके बाद की एनर्जी की हानि, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने के बाद जो एनर्जी की हानि होती है, बाद का थकान और शांति को दर्शाता है। इसीलिए 12 हाउस में मंगल दोस्तों ऐसे लोग की सेक्सुअल एनर्जी जो होती है काफ़ी हाई होती है और हमेशा उसकी पूर्ति का तलाश में रहते हैं क्योंकि उसकी तीव्रता इतनी स्ट्रांग होती है दोस्तों, मंगल क्योंकि एनर्जी होता है। तो ऐसे 12 हाउस में मंगल वाले व्यक्ति को जो है उन्हें एक चीज़ जैसे यौन क्रिया में इंटेंसिटी को बढ़ा देता है और उसके बाद की शांति को वो फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए
मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से शादी करनी चाहिए, स्पेशली 12 हाउस में है तो 12 हाउस के मंगल को 12 हाउस के मांगलिक पार्टनर के साथ मैरिज करने का जो है सलाह दिया जाता है। अगर 12 हाउस में अगर शनि बैठा हो दोस्तों, तो फल दीपिका का कथन है तो ऐसे लोग एकांत जीवन और फॉरेन में सेटलमेंट से लाभ होता है। मतलब अगर वो फॉरेन चले गए तो अब वो आना नहीं चाहेंगे, फॉरेन सेटल एक बार हो गए तो पूरी लाइफ वो फॉरेन रह सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी को भी दिखाता है सैटर्न। तो शनि का यहाँ पे होना अच्छा माना जाता है। ये खर्च को कम करता है, क्योंकि 12 हाउस खर्च का होता है और कौन चाहता है कि उस नुकसान हो, खर्च हो, व्यय हो। तो इसीलिए 12 हाउस में शनि अच्छा फल दे सकता है आज के समय के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो, क्योंकि उसमें कमी करेगा, डिले ला देगा हर चीज़ में। तो शनि तो यहाँ पे सबसे शुभ ग्रह हो गया दोस्तों। शनि इसलिए शुभ हो गया क्योंकि वो डिले ला देता है। ओके, खर्च में डिले ला देगा, हर चीज़ में डिले कर देगा, तो अच्छा हो जाता है ये। क्योंकि 6, 8 और 12 ये जो ट्रिक भाव है ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये व्यय भाव है ना। इसीलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर 12 हाउस में शुक्र है या फिर इसका जो लॉर्ड है, 12 हाउस का लॉर्ड है, उसका संबंध अगर वीनस से, शुक्र से अगर होता है, तो इसका मतलब है ऐसे लोग यौन सुख के बाद की शांति और गहरा शांति का अनुभव करते हैं, जो कि अच्छा माना जाता है। दोस्तों अगर किसी जातक के कुंडली में 12 हाउस में शुक्र है और चंद्रमा हो, दोनों हो, शुक्र और चंद्रमा दोनों 12 हाउस में हो, और 8 हाउस में मंगल हो, तो अगर ऐसा कम्बिनेशन अगर बन रहा है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है, तो व्यक्ति को दोस्तों यौन सुख में गहरी रुचि होती, यौन सुख में गहरी रुचि होती है, और यौन क्रिया के बाद की शांति, मानसिक और शारीरिक शांति जो मिलती है, उनकी इच्छा प्रबल कर देता है। अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल रही है तो ऐसे लोग की व्याकुलता बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको जो है यौन सुख के बाद की शांति। ओके, अगर 12 हाउस का स्वामी अगर कमज़ोर हो गया तो यौन सुख के बाद थकान और ऊर्जा की हानि, और में भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाने की वजह से परेशानी का। 12 हाउस का अच्छा होना दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आत्मीय स्तर पर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, एंड हर चीज़ की हानि के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें राहु की, तो अगर 12 हाउस में राहु बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि राहु एक तो विदेश यात्रा करवाता है, मतलब विदेश फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, फल दीपिका का कथन है कि विदेशी संपर्क, गुप्त शत्रु, बट ऐसे लोगों को ना धोखा भी मिलते हैं। हाँ, राहु भी कल्पनाशील बनाता है। अगर राहु 12 हाउस में बैठा है तो ऐसे लोग कल्पना में जीने वाले होते हैं, और इसके वजह से असंतुलन भी उनके अंदर देखी जाती है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी दोस्तों विदेश यात्रा भी करवाता है, परंतु ये जो है स्टेबल नहीं होने देता, अस्थाई नहीं होने देता। ये मल्टीपल जगह पर बस यात्रा करते हैं, फॉरेन यात्रा करते हैं, बट सेटल नहीं हो पाते हैं। शनि सेटलमेंट का कारक है। शनि अगर 12 हाउस में है तो ऐसे लोग एक तो फॉरेन सेटलमेंट कर नहीं पाएंगे, करने में काफ़ी चैलेंजेस आएगी, बट एक बार कर लिए तब फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे, वहाँ पे सक्सेस ट्रेमेंडस होगी। तो 12 हाउस में शनि दोस्तों अच्छा माना जाता है। अगर राहु यहाँ पे राहु अगर 12 हाउस में है तो ऐसे लोगों को जेल जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, और हॉस्पिटलाइजेशन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि 12 हाउस में राहु, 6 हाउस में केतु हो जाएगा, और केतु ऐसे बीमारी को जन्म देता है दोस्तों कि अ, उसका उसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा बीमारी ट्रिगर हो जाए जो पूरे लाइफ तक जो है वो परेशान कर सकता है। तो ये जो है, अगर 6 हाउस में केतु होगा और 12 हाउस में राहु होगा तो जाहिर सी बात है राहु का यहाँ पे होना दोस्तों ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी कारक होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का। ओके, वहीं अगर केतु की बात करें तो केतु दोस्तों 12 हाउस में सबसे सूटेबल प्लैनेट है। शनि भी मैंने बताया कि बहुत सारे कार्य तत्व जो अ, उससे मैच खाते हैं, जैसे
खर्चों का है तो खर्च नहीं होने देता है, उसको रोक देता है। व्यय का है तो उसमें डिले ला देता है। हर चीज़ में डिले लाने की वजह से दोस्तों मेटेरिस्टिक के हिसाब से अगर सोचें तो शनि यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, बट एक्चुअल में इसका योग कारक अगर कोई प्लैनेट है 12 हाउस का तो वो है दोस्तों केतु। केतु क्यों? केतु इसलिए क्योंकि ये मोक्ष का कारक होता है दोस्तों। ये हर चीज़ से, सारे रिश्तों से डिटैच करेगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर की बात करें तो फैमिली में किसी भी फैमिली मेम्बर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि हर फैमिली मेम्बर से डिटैच करता है, डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली। एंड केतु का काम ही है डिटैचमेंट। केतु हर फैमिली मेम्बर से डिटैच करेगा, एट द एंड जो है डिटैच करेगा, आपकी भोग, आपकी सारी कामनाओं से मुक्त करेगा आपको। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप जो है हर चीज़ से दूर चले जाएंगे। तो केतु का 12 हाउस में होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का कारक होता है। ऐसे लोग हर चीज़ को त्याग सकते हैं। जिनका केतु 12 हाउस में है वो हर अ, अपनी कामनाओं को त्याग कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी त्याग कर सकते हैं, अपने जितने भी ब्लड रिलेटिव है उनको त्याग कर सकते हैं। ऐसे लोग एकांत एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि केतु को एकांत पसंद। ओके, ऐसे लोग जो है आइसोलेशन पसंद है। 12 केतु भी आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड 12 हाउस भी आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 हाउस दोस्तों सबसे योग कारक, 12 हाउस में केतु सबसे योग कारक प्लैनेट है। ओके, ये आत्मज्ञान कराता है, मोक्ष की तीव्र इच्छा करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर गुरु और केतु दोनों ही प्लैनेट 12 हाउस में विद्यमान हो जाए तो ऐसे लोगों की, गुरु और केतु दोनों अगर प्लैनेट अगर विद्यमान हो जाए यहाँ पर, तो ऐसे लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पूरे जीवन में संघर्ष तो मिलते हैं, बट संघर्ष के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है और हर चीज़ से मुक्त होकर वो जो है उनको दोबारा से पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे केतु एंड गुरु अगर साथ में हो जाए तो ऐसे लोग मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो अत्यंत शुभ माना जाता है ये कॉम्बिनेशन। ऐसा माना जाता है कि 12 हाउस में अगर केतु बैठा है तो पिछले लाइफ टाइम में आपने बहुत सारे अ, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो चुकी है, हर चीज़ को भोग चुके हैं, अब आप मुक्ति की तलाश में हैं। इस लाइफ में आप जो है सपोज दैट किसी एक पार्टिकुलर एज तक डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट की कब दशाएं आ रही हैं और गोचर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक समय ऐसा आएगा जो तीव्र मोक्ष की इच्छा होगी, इस संसार से छुटकारा एंड लिबरेशन पाने की इच्छा होगी। अगर ये इच्छा हो रही है, अगर उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तब तो आपके लिए अच्छा है, तब तो दोस्तों आपके लिए अच्छा है। बट अगर किसी कारण से मेटेरिस्टिक डिजायर के पीछे अगर पड़े हुए हैं, 12 हाउस में केतु है और मेटेरिस्टिक डिजायर के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये दोस्तों, ये क्योंकि आप इनके विपरीत काम कर रहे हैं, तो ये दोस्तों आपको नहीं चाहते हुए भी हर चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा और असंतोष का सामना करना पड़ेगा। आपका पूरा लाइफ स्ट्रगल से भर जाएगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जिसका 12 हाउस में गुरु है, 12 हाउस में केतु है, और मे भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु साथ में हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन गुरु प्रोवाइड करता है केतु को, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। और केतु को अगर गुरु का डायरेक्शन मिल जाए दोस्तों, तो ये सबसे योग कारक माना जाता है। ऐसे लोग को आप देखिएगा ना तो थोड़ा संत जैसे मिलेंगे। ओके, पूजा पाठ में यकीन करने वाले मिलेंगे। उनके ऊपर अगर गुरु केतु हो जाए तो कुछ दिव्य आशीर्वाद रहेगा, कुछ साधनाएं होंगी उनके पास, तंत्र मंत्र से जुड़ी कुछ विशेष कृपा होगी, उनका आशीर्वाद भी काम करता है। और विरक्त होते हैं ऐसे लोग, और उन्हें ऐसा माना जाता है कि विरक्त होना चाहिए। संन्यास के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर ऐसे लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाते हैं तो फिर ये कष्टकारी हो जाता है। इस पे अगर केतु अगर 12 हाउस में बैठा हुआ है और सपोज गुरु के साथ अगर है तो और तीव्र हो गया। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों अगर केतु गुरु के साथ है तो मेटेरियलिस्टिक डिजायर को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा ऐसे लोग। अगर वो मुक्ति वाले मार्ग में जाना चाहते हैं तो सही रास्ता चुनेंगे तो सही उनकी आत्मा की शांति मिलेगी। एक्चुअल में ये संन्यास योग है, ऐसे लोग सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं। तो संत समान ऐसे लोग माने जाते हैं। गुरु अगर बैठ जाए तो
अब गुरु अगर बैठ जाए तो संत समान होते हैं, बट अगर गुरु के साथ दोस्तों अगर केतु भी बैठ जाए तब तो फिर डबल इफेक्ट है। फिर तो ऐसे लोग संत लोगों की जीवन, संत लोगों की कुंडली निकालिएगा तो ऐसा योग देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में बताता हूँ जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, अगर शनि मंगल का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसे लोग जेल जेल जाते हैं, बंदी बनते हैं। ये जेल योग है। शनि मंगल अगर 12 हाउस में अगर बैठ गया तो ऐसे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ रिमेडी कर सकते हैं कि जेल में जो लोग हैं उनको हेल्प कर दें। ये अत्यधिक कठिन जीवन को जीने वाले लोग होते हैं और ये जेल यात्रा का योग बनाता है। अगर सूर्य और राहु अगर यहाँ पे आ जाए तो नींद की कमी करता है, प्रतिष्ठा का नुकसान करता है और सबसे बड़ा पितृदोष है। क्योंकि एक तो पितृदोष है ही शुक्र सूर्य एंड राहु के होने से, लेकिन 12 हाउस में होने से ये एक तगड़ा पितृदोष बन जाता है। अगर मंगल केतु हो तो दोस्तों, केतु हो तो केवल केतु हो तो सही है, गुरु के साथ हो तो सही है, और गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए तो सही है। बट सपोज दैट गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है और मंगल केतु यहाँ पे है तो ऐसे लोग को जो है दुर्घटना, ऑपरेशन और कुछ गुप्त रोग हो सकते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल केतु अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर दुर्घटना, ऑपरेशन और गुप्त रोग का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, इसके अलावा अगर शुक्र राहु हो तो ऐसे लोग काम वासना में डूब जाते हैं, संबंधों में धोखा खाते हैं। विशेषकर अगर नीच का अगर शुक्र हो तो, क्योंकि शुक्र तो अच्छा माना जाता है यहाँ पे, तो शुक्र अगर नीच का हो एंड राहु के साथ हो तब ऐसे लोग जो है काम वासना में डूबना, संबंध में धोखा खाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पर। चंद्रमा राहु हो तो ऐसे लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं, मानसिक विकार होता है, चिंताएं सताती रहती है, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। क्योंकि चंद्रमा भी कल्पनाशील बनाता है, मन का कारक होता है, और राहु का कॉम्बिनेशन उसको उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। ओके, तो ऐसे लोग बहुत भ्रम की स्थिति में जीने वाले लोग होते हैं, मानसिक विकार होता है और चिंता काफ़ी सताती है। एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि अगर 12 हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो दोस्तों, सेकेंड हाउस तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, 12 हाउस व्यय का होता है। तो अगर 12 हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोग परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ऐसे लोग परिवार के लिए बलिदान देते हैं, परिवार के लिए बलिदान देने वाले होते हैं और अपनी वाणी का खर्चा करते हैं। वाणी का खर्चा करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि सेकेंड हाउस वाणी का भी होता है और उसका खर्च। तो ऐसे लोगों को जो ज्ञान वाली बातें हैं, फ्री में ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ओके, और अगर अगर अशुभ हो के बैठा हुआ है तो दोस्तों ये तो फिर परिवार से दूरी और काफ़ी आर्थिक आर्थिक हानि कर देता है, क्योंकि सेकेंड हाउस वेल्थ का होता है। अगर 12 हाउस का लॉर्ड अगर 6 हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को दोस्तों रोग होता है। रोगों के वजह से, बीमारी की वजह से व्यय, खर्चा होगा, शत्रुओं की वजह से हानि होगी। अगर शुभ हो तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगा, अगर अशुभ हो तो कानूनी विवाद और उसकी वजह से खर्च बढ़ सकता है। आई होप कि आपको 12 हाउस के बारे में समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।